Hello students, again we are on our fourth chapter of microeconomics, that is theory of demand. In my last lecture I told you related to individual demand, then market demand and factors affecting demand. मतलब कि किन किन चीज़ों से हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, हमारी डिमांड इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, ऑन विच थिंग दैट डिपेंड्स. और उसमें बेटे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी. एंड नाउ वी आर ऑन द टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड. मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ बेटा, हमारे पिछले टॉपिक पे. वहाँ पे हमने लिखा था डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, वेदर, कस्टम्स, फैशन, expected price, population size and distribution of income. These all were the factors which affects the demand. ठीक है, but now we are on our law of demand. When we are talking about our law of demand, that is related to as price increase, demand will decrease if other things remains constant. That means to say it is related to just only with price of the commodity, like these all things are constant. मैंने इसके ऊपर बेटा बार डाल दिया है. बार means to say these all things are constant, these things will not affect our demand. बिकॉज जब लॉ ऑफ डिमांड बना था तो उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि लॉ विल बी होल्ड गुड अगर मैं इन चीज़ों को उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालूंगा. क्योंकि देखो, अगर रिलेटेड चीज़ों की बात करें, मैंने कहा बोला कि प्राइस ऑफ रिलेटेड थिंग्स शुड बी कांस्टेंट. दीज आर द अजम्पशंस आल्सो. द प्राइस ऑफ रिलेटेड थिंग्स शुड बी कांस्टेंट. क्योंकि सपोज कर लो उस चीज़ की प्राइस तो इंक्रीज होगी और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा. अब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगी तो लोगों ने उसकी डिमांड कम करके डिमांड फॉर कॉफ़ी करनी थी. बट अगर कॉफ़ी भी कॉस्टली होगी देन एट दैट टाइम डिमांड ऑफ टी विल नॉट इफेक्ट. ठीक है, इनकम एज प्राइस इंक्रीजेज बट साइड बाय साइड लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी, तो दैट विल नॉट इफेक्ट द डिमांड. क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से लोगों की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. जितनी कीमत इंक्रीज हुई है उतनी ही इनकम इंक्रीज होगी, तो डिमांड विल बी एज इट इज. तो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर देयर. नो चेंज इन टेस्ट. आप चीज़ को पसंद करते हो, एट दैट टाइम यू विल नॉट टेक केयर ऑफ द प्राइस. द थिंग इज आप लोगों की पसंद की चीज़ है. फैशन, वेदर है अगर चीज़ का, तो प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डिमांड विल नॉट इफेक्ट. ठीक है, तभी मैंने बोला है कि नो चेंज इन दीज थिंग्स, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि जब भी हम बेटे कोई लॉ करते हैं तो उस लॉ के ऊपर कुछ एजम्पशंस का इफेक्ट पड़ता है. जो भी उस लॉ को बनाता है वो उस लॉ को, हमेशा इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि माई लॉ विल hold good if this will not happen. That is known as assumptions. I will assume some basic, मतलब कुछ things मैं assume करूँगी कि अगर ये हुआ तो मेरा लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर ये हुआ तो नहीं एप्लीकेबल होगा. इट मीन्स ये कुछ नहीं होना चाहिए. तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. No change in income of the buyer, no change in price of the related goods. Consumer don't expect any significant change in the future, near future. अगर आपको लगता है कि आज सपोज बेटे आज टुडे प्राइस इंक्रीज्ड, बट आपको लगता है कि फ्यूचर में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको गोल्ड की एग्जांपल दी थी कि इस टाइम पे गोल्ड जो पर ग्राम है वो 4800 का है, 48,000 में पर 10 ग्राम्स है. ठीक है, अगर इस टाइम पे इतना हायर प्राइस है, सपोज कर लो अभी आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि आफ्टर द लॉकडाउन
द प्राइस ऑफ द गोल्ड विल इंक्रीज, इट विल बी अबव 50,000। तो नेचुरली इस टाइम पे चाहे वो उस चीज़ की प्राइस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो भी पीपल विल नॉट टेक केयर ऑफ द प्राइस बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर मोर हाई इन द प्राइसेस, सो इट शुड बी कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन शुड बी कांस्टेंट, population size should be constant, distribution of income should be constant, there should be no change in these things, then the law will be applicable। ठीक है, दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड। एंड लॉ ऑफ डिमांड के लिए जब भी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है बेटे, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए यू विल यूज डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो हमारे पिछले लेक्चर में आपको डिमांड शेड्यूल भी बनाई थी ना, इंडिविजुअल एंड मार्केट, बट यहाँ पे आप सिंपल एक ही डिमांड शेड्यूल बना देना, सिंपल एक प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, उससे रिलेटेड एक ही डिमांड कर्व, दिस इज एनफ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट नॉट नेसेसरली दैट लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल एट एवरी प्लेस, क्योंकि जब भी हम कोई लॉ लेते हैं बेटे उसके साथ तीन चीज़ें आएंगी, वन इज एजम्पशन, सेकंड इज एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड इज लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से, क्योंकि बड़े इकोनॉमिक्स में यही बात चलती है कि एक लॉ जब भी एक इकोनॉमिस्ट बनाता है तो साथ के साथ उसका क्रिटिसाइज भी जरूर होता है। लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म ये चीज़ इसमें ले ली गई है, नहीं होनी चाहिए थी। ऑल द थिंग्स लाइक हमने जो चीज़ें हमने बोले कि देयर शुड बी नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन कस्टम, नो चेंज इन टेस्ट, वेदर, ऑल दीज थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दीज थिंग्स विल बी कांस्टेंट। दीज ऑल थिंग्स आर चेंजेबल। फैशन तो बेटे एक मिनट में फैशन चेंज होता है, कस्टम्स हर एक रोज़ एक नया कस्टम होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ईच एंड एवरी डिमांड विल चेंज। सो ये चीज़ें नो चेंज की बात हमने की है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दीज आर द लिमिटेशंस। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ है बेटे, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब जैसे हम कहते हैं कि माई लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होएगा ही होएगा। वो कौन सी चीज़ें हैं बेटे जिसमें हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होएगा? दैट इज़ द आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स से कई चीज़ें ऐसी होती हैं बेटे, वेबलन सर, प्रोफेसर वेबलन ने ये बातें की है बेटे। वेबलन सेड दैट समटाइम्स देयर मे बी द गुड्स विच मेक अस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। कुछ महंगे महंगे गहने हो गए, महंगे महंगे कपड़े हो गए। ठीक है, हम लोग घर में डेकोरेशन पीसेस लेके आते हैं, कॉस्टली पीसेस लेके आते हैं। ठीक है, तो वो जिससे हमारा स्टैंडर्ड हाई रखता है। ठीक है, सोसाइटी में हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी में मूव करने के लिए दीज आर द आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड दीज थिंग्स, वेदर दीज थिंग्स आर वेरी कॉस्टलियर और इसकी कोई भी चीज़ प्राइस हो, द कंज्यूमर डेफिनेटली विल बाय दीज थिंग्स। ठीक है, और इवन दीज आर्टिकल्स आर डिमांडेड ओनली व्हेन देयर प्राइस इज वेरी हाई। ठीक है, जब इन चीज़ की प्राइस डाउन हो जाएगी देन एवरीबॉडी कैन परचेज दीज गुड्स, देन एट दैट टाइम डिमांड विल श्रिंक। डिमांड जो है कम हो जाएगी। जो प्रेशियस डायमंड्स हैं या कुछ और विंटेज का गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, उसकी कंडीशन में जो प्राइस है नेवर मैटर्स। द सेकेंड थिंग इज गिवन गुड्स, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड विल फॉल विद द फॉल इन प्राइस एंड हुज डिमांड विल राइज विद द राइज इन प्राइस। और जब भी मतलब कि व्हेन दे हैपन टू बी चीपर, ठीक है ना, लोग मतलब कि जैसे ये सोचते हैं कि जैसे वो चीज़ अगर सस्ती होगी, चीप होगी, तो उन लोगों को लगेंगे कि दिस थिंग इज़ गेटिंग इन्फीरियर, तो वो उस चीज़ को छोड़ देंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स एनी अदर थिंग विच इज़ मोर कॉस्टलियर। ठीक है, थर्ड थिंग इज, इन केस में मैंने आपको डिमांड कर्व भी बना के दिखाई थी। द डिमांड कर्व विल बी ऑफ
इन सभी केसेस में बेटे डिमांड कर्व विल बी ऑफ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप की नहीं होगी। द नेक्स्ट इज irrational judgment. Sometimes we people are unknown about the things, unknown about the price of the things. We people are unknown about the quality of the things. हमें लगता है कि पता ही नहीं होता बेटे ये चीज़ जो है वो किस प्राइस पे इस टाइम पे मार्केट में बिक रही है, ठीक है। हम गए हैं बाजार में परचेज करने के लिए, उसने जो भी रेट हमें बोल दिया हम उसी रेट पे परचेज कर लेते हैं। दैट इज़ नोन एज द इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो, ठीक है। हम चीज़ की क्वालिटी जज नहीं कर पाते, या वी पीपल आर इग्नोरेंट एट दैट टाइम वी मे परचेज हायर क्वान्टिटीज एट अ हायर प्राइस ऑल्सो। एट दैट टाइम दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। सो दिस इज अवर लॉ ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे जो एक्सेप्शन वाला केस है बेटे, इसमें आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन विच केसेस द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, ठीक है। एंड नाउ वी आर ऑन द टॉपिक दैट इन विच केसेस डिमांड कर्व इज ऑफ नेगेटिव स्लोप एंड व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप का है, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि समटाइम्स इट मे बी पॉजिटिव स्लोप, दैट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एंड नाउ वी आर ऑन द टॉपिक व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। देखो बेटे हमारे पास हमने हमारे पिछले टॉपिक में चैप्टर में टॉपिक किया था दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस का एक पार्ट बताया था। जो डिमांड कर्व है दैट इज ऑफ नेगेटिव स्लोप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसमें हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया था बेटे, मैंने आपको शेड्यूल भी बताई थी। दैट वाज रिलेटेड टू कि एवरी कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज वांट्स टू पे प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड। और उसमें ये था कि ही इज़ रेडी टू पे मोर प्राइसेस फॉर द कमोडिटी अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड ही इज़ हैविंग कंज्यूमर सरप्लस। इन फर्स्ट यूनिट ही इज़ रेडी टू पे 8 rupees but actually price is 6 rupees, then he is having 2 rupees consumer surplus. Next unit, now he is ready to pay 6 rupees, exactly price is also 6 rupees, no consumer surplus is here. This is the point of equilibrium of the consumer. यहाँ पे बेटे कंज्यूमर जो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट यूनिट परचेज करेगा, नाउ ही इज़ रेडी टू पे 4 rupees but the actual price is 6 rupees, he will be on the loss of 2 utils, 2 rupees. तो ये चीज़ वो नहीं परचेज करेगा। यहाँ पे बेटे आप लोग कभी भी मार्केट में जाओ इवनिंग के टाइम पे, ठीक है, जब भी आप कोई वेजिटेबल वगैरह परचेज करने के लिए जाते हो तो उस टाइम पे वो वेजिटेबल वाला मतलब कि उसको ये होता है कि मेरा जो बचा हुआ सामान है वो सारा बिक जाए, ठीक है, मैं फ्री होकर घर जल्दी चला जाऊँ। तो एट दैट टाइम वो जो दिन में प्राइस होती है उससे कम प्राइस पे चीज़ बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम भी उनसे बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। अदरवाइज द थिंग इज़ ऑफ 6 rupees, मुझे एक चीज़ जो है 1 kg चाहिए, आई हैव परचेज्ड 1 kg, बट अगर वो ही सेलर जो है मुझे एनफोर्स करे कि मैं कुछ और यूनिट्स परचेज कर लूँ ताकि जो उसका बचा हुआ सामान है वो भी बिक जाए, देन आई विल बार्गेन, ठीक है। मैं उसको बोलूँगी ठीक है जी, क्या इसकी प्राइस आप कम करने के लिए रेडी हो, क्या इसकी प्राइस 4 rupees करोगे। अगर वो इस चीज़ की प्राइस 4 rupees कर लेगा देन आई विल बी रेडी टू परचेज 1 more unit, बिकॉज अगर यहाँ पे वो 4 rupees लेने के लिए तैयार है देन माई मार्जिनल यूटिलिटी एंड माई सेटिस्फैक्शन लेवल, यहाँ पे बेटे हम उल्टा लिख के यहाँ पे आपकी प्राइस आएगी, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश एंड प्राइस तो कांस्टेंट है ना बेटे, सॉरी। अगर वो यहाँ पे आके 6 rupees की जगह 4 rupees लेने के लिए रेडी है, ठीक है, तो आई विल परचेज 1 more unit, क्योंकि इससे
मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगेन आई एम मूविंग बैक, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे गलत लिख गई थी बेटा, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है दैट विल डिमिनिश विद कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। इसमें क्या है कि प्राइस जो है दैट इज फिक्स, अगर सेलर कम प्राइस कर देगा देन आई विल बी रेडी टू परचेज वन मोर यूनिट इवन आफ्टर द फुलर यूटिलाइजेशन, फुलर सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम पॉइंट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे यही था ना कि अगर वो, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अगर प्राइस कम कर देगा देन आई विल बी रेडी टू परचेज मोर कमोडिटीज, दिस विल बी माई सरप्लस गेन। ठीक है, सो फिर यहाँ पे बात क्या होगी, इफ प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड विल इंक्रीज इवन आफ्टर satisfaction also. This it means it is based on the law of diminishing marginal utility. Next thing is income effect. ठीक है, हमारे पास अगला पॉइंट जो है दैट इज इनकम इफेक्ट। यहाँ पे आप इनकम इफेक्ट का मतलब क्या लोगे बेटे, इनकम इफेक्ट डजेंट मीन दैट एज अवर इनकम इंक्रीजेज द डिमांड विल इंक्रीज, नो, हेयर इनकम मीन्स टू से अवर रियल इनकम। Real income means to say our purchasing power of 1 rupee. How much units we can purchase by our income. Definitely, as the price increases, ठीक है, अगर price increase होगी, our purchasing power will decrease. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो बेटे, सपोज कर लो कोई आपके योर पीपल आर हैविंग 15 रुपीज़ एंड यू कैन परचेज 5 रुपीज़ वाले 3 प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, 5 रुपीज़ वाले 3 प्रोडक्ट्स यू कैन परचेज बाय विद योर 15 रुपीज़। अगर इसी चीज़ की प्राइस जो है 5 की जगह 7 रुपीज़ हो जाए, नाउ यू कैन परचेज ओनली 2 यूनिट्स, परचेजिंग पावर 3 से 2 हो गई। अगर यही चीज़ 3 रुपीज़ की हो जाए देन यू विल बी एबल टू परचेज 5 यूनिट्स। डायग्राम भी बना सकते हैं बड़े डिमांड कर्व की, यहाँ पे आप ले लो उस चीज़ की प्राइस परचेजिंग पावर, और यहाँ पे ले लो आप प्राइस इतनी देन परचेजिंग पावर इतनी। एज प्राइस डिक्रीजेस योर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो द डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी ऑफ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये P ले लो, ये P1 ले लो, प्राइस इंक्रीज करके दिखा दो। ठीक है, ये Q, ये Q1, ये Q2। ठीक है, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। दिस इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इट इज ड्यू टू आवर real income, means to say it is affected by our purchasing power. As our purchasing price increases, our purchasing power will decrease, or as price decreases, our purchasing power will increase. Next is substitution effect. Definitely price of tea will increase. उसकी डिमांड कम करके we will move towards the substitute, we will move towards कॉफ़ी। तो इस चीज़ की प्राइस जो टी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ द कंज्यूमर्स ग्रुप। अब बड़े नई नई चीज़ मार्केट में आती है तो वो कॉस्टली होती है। अभी मैंगोज़ का सीज़न है, मैंगोज़ बहुत कॉस्टली हैं, हर एक कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर सकता, तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम है। और जैसे जैसे इसकी प्राइस डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे ये मैंगोज़ की मतलब कि थोड़े से चीप होते जाएंगे, धीरे धीरे करते करते बड़े इसकी प्राइस जो है वो 50-40 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। तो उस टाइम पे एवरीबॉडी इज़ एबल टू परचेज मैंगोज़। सो साइज ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बिकॉज नाउ द प्राइस ऑफ मैंगोज़ इज मोर. As the price of mangoes will decrease, the consumer size will increase. So size of consumer will increase with the decrease of a price. And the last point is different users. Different users मतलब कि a commodity, any commodity is having many uses. Like milk. Milk can be used for the tea,
coffee, curd, cheese, etc. We can use the milk at many places. ठीक है. As the price of milk increases, we will decrease the demand of milk, क्योंकि उस टाइम पे हम उसे सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ करेंगे जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता, लाइक टी. ठीक है. As the price of milk will decrease, the people will start purchasing milk in more quantity. ठीक है. उस टाइम पे वो पनीर भी घर पे बनाएंगे, कर्ड भी घर पे बनाएंगे, खीर वगैरह जो मर्जी हम उससे बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है. सो द डिमांड डिपेंड्स अपॉन इट्स यूजेस आल्सो. द थिंग्स हु कैन बी यूज्ड एट मैनी प्लेसेस, द प्राइस विल इफेक्ट इट्स डिमांड. ठीक है. जिसके डिफरेंट यूजेस होंगे उसी के ऊपर ही प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा. जिस चीज़ की डिमांड ही सिर्फ एक चीज़ के लिए की जाती है, उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका इफेक्ट अलग तरीके से पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट यूजेस की वजह से एज प्राइस इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल डिक्रीज. यहाँ तक बेटा हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेंज इन डिमांड है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से पहले पढ़ के रखना बेटे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है change in demand is purely based on the things which I told you, like substitution goods, complementary goods. ये आपको concepts प्रॉपर तरीके से क्लियर होने से चाहिए, तभी आप अपना नेक्स्ट टॉपिक कर पाओगे. सो इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा. हैव अ नाइस टाइम.